Hello everyone. Imagine a country where powerful ministers and senior officials could misuse their authority and ordinary citizens had no independent platform to seek justice. So, how does a democracy ensure that those in power remain accountable? The answer lies in one of the India's most significant anti-corruption institutions, Lokpal and Loka Youth. In today's video, we'll explore their fascinating journey, powers, significance, and challenges in safeguarding the good governance. So, this slide shows you that guardians of the people, the story of Lokpal and Lokayut. This means that it is the most important anti-corruption institutions, and these both Lokpal and Lokayukt were created to ensure that public officials remain accountable to citizens. ऐसे समझो that they act as a independent watchdogs against the corruption or against the misuse of the power. So, born from a very deep public demand and accountability, the reason was accountability, the public answering, this particular step was taken and these bodies were created. See, in a democracy जो citizens होते हैं they delegate power to elected representatives and government officials, but इस पावर का पूरा चांस होता है कि इसे अब्यूज किया जाएगा या मिसयूज होगा थ्रू करप्शन, थ्रू फेवरेटिज्म, थ्रू ब्राइबरी एंड एन नंबर ऑफ थिंग्स विच कुड बी डन विच आर पॉसिबल. तो ऐसी कोई इंडिपेंडेंट बॉडी होनी चाहिए विच इज इन्वेस्टिगेटिंग सच मिसकंडक्ट. So, to serve the purpose of these institutions, creation of any independent body जो इन misconducts पे investigate कर पाए, उनको ही हम कहते हैं लोकपाल एंड लोकायुक्त. एक एग्जाम्पल से समझो दैट अगर मान लो एक कोई गवर्नमेंट ऑफिसर है, ये तो डे टू डे देखते होगी अपने सोशल मीडिया पे, न्यूज़ पे बहुत बार सुना होगा कि एक गवर्नमेंट ऑफिसर ने 20,000 डिमांड करा एज अ ब्राइब और रीज़न वॉज फॉर इशूइंग अ लीगल परमिट. तो अगर जिससे भी ये चीज़ की गई है, अ सिटीजन कैन फाइल अ कंप्लेंट टू एन इंडिपेंडेंट अथॉरिटी rather than depending on the officer's department to investigate itself. ऑफिसर का डिपार्टमेंट है, दैट मीन्स देर आर चांसेस कि वहाँ से भी जो आपकी इन्वेस्टिगेशन है, जो उस इन्वेस्टिगेशन में जो आंसर लाए करता है या इन्वेस्टिगेशन ही ओवरऑल इंक्वायरी जो भी हो रही है, इट इज़ नॉट, देर आर चांसेस कि इन्फ्लुएंस हो जाए और हो सकता है बायस्ड हो. इन दैट केस एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी के पास कंप्लेंट फाइल करी जा सकती है. लोकपाल और लोकायुक्त इन्हीं को हम कहते हैं एंटी करप्शन ओम्बड्समैन इंस्टीट्यूशन, और ये प्योरली पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर करने के लिए बनाए गए हैं. सो मूविंग फॉरवर्ड टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज द कंप्लीट कॉन्सेप्ट ऑफ लोकपाल एंड लोकायुक्त. सबसे पहले क्राइसिस ऑफ कॉन्फिडेंस. क्राइसिस ऑफ कॉन्फिडेंस मतलब व्हाई इंडिया नीड दीज इंस्टीट्यूशंस. द क्वेश्चन इज व्हाई. व्हाई इंडिया नीड दीज इंस्टीट्यूशंस? बिकॉज अगर हम 1960s से अराउंड देखें, 1960s से, तो करप्शन और मैल एडमिनिस्ट्रेशन बहुत बड़े मेजर कंसर्न्स हैं. तो हम कह लो कि जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुई थी, उसके इंडिपेंडेंस के अराउंड 10 साल बाद ही देखने में आ गया कि ये जो बॉडीज़ हैं जिनको पावर्स मिल रही हैं, इन पावर्स का मिसयूज़ होना शुरू हो गया था. सिटीजन्स को ऐसा लगने लगा था दैट दे आर पावरलेस, क्योंकि उनकी जो कंप्लेन थी पब्लिक ऑफिशियल्स के अगेंस्ट कि ऐसा इन्होंने गलत किया है, वहाँ पे या तो वो अनहर्ड थी, उन्हें सुना नहीं गया था, या फिर सुना भी गया तो माल एडमिनिस्ट्रेशन जो भी गलती हुई थी उसको ठीक से चेक नहीं किया गया, और इस वजह से क्या हुआ, हमेशा ये चीज़ें अनरिजॉल्व रह गई. तो ये क्या है, गैप जो है सिटीजन्स और उनके स्टेट के बीच में, ये गैप हमेशा बढ़ता गया. हुआ क्या आफ्टर दिस,
जो पब्लिक आउटक्राई शुरू हुआ। व्हाट इज पब्लिक आउटक्राई? जहां पब्लिक डिमांड करती है कि ऐसी एक इम्पार्शियल बॉडी होनी चाहिए विच इज डीलिंग विद द ब्राइबरी, विच इज डीलिंग विद नेपोटिज्म, abuse of authority और any kind of administrative misconduct। तो वहाँ पे citizens डिमांड करते हैं कि ऐसी एक मैकेनिज्म लेके आओ जहाँ पे इन बॉडीज के ऊपर अगर वो इनमें से कोई भी काम करे तो उनके लिए उन्हें लायबल किया जा सके। जैसे अगर मान लो कोई एक डिजर्विंग कैंडिडेट है, उसको गवर्नमेंट जॉब के लिए डिनाई कर दिया जाता है, बल्कि एक पॉलिटिशियन के रिलेटिव को वही सेम पोजीशन मिल जाती है। दिस इज कॉल्ड एज, यू कैन से, नेपोटिज्म, फेवरेटिज्म। तो ये चीज़ें अगर होंगी तो इट विल क्रिएट पब्लिक डिस्ट्रस्ट कि फिर फ़ायदा क्या है ऐसी कंट्री में जहाँ पे हम क्लेम तो बहुत बड़े बड़े वर्ड्स करते हैं कि वी आर रिपब्लिक, वी आर डेमोक्रेटिक, पर क्या एक्चुअली भी ये चीज़ें सिटीजन्स को मिल भी रही हैं या सिर्फ ये आपके टेक्स्ट में है, राइट? तो ओम्बड्समैन वॉज टेकन फ्रॉम, ये जो मॉडल है, ये जो कॉन्सेप्ट है, दैट वाज टेकन फ्रॉम स्कैंडिनेवियन कंट्रीज। और स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में भी स्पेशली इट हैज़ बीन डेराइव्ड फ्रॉम स्वीडन। स्वीडन में इस तरह की चीज़ फॉलो होती थी और वहीं से हमने इसको अपनी कंट्री में ले लिया है। स्वीडन है क्या, सॉरी, स्वीडन से जो हमने कॉन्सेप्ट लिया है वो है क्या, दैट इंडिया adapted the ombudsman concept, which means that any independent officer who investigates complaint against government authorities। तो एक independent body है which is bridging the gap between state and the government, that means कि जो citizens हैं उनके बीच में जो gap है उसको ब्रिज की तरह काम करती है। और करेगी क्या, जो सिटीजन्स की कंप्लेंट है अगेंस्ट गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ उनको इन्वेस्टिगेट करेगी। सबसे जो इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन है इन ब्रिंगिंग दिस लोकपाल एंड लोकायुक्त, दैट वाज डॉक्टर एल.एम. सिंघवीज कंट्रीब्यूशन। इनका ये विजन था, अराउंड 1963 की बात है। एल.एम. सिंघवी को, उन्होंने ही ये एक्चुअली टर्म्स निकाले हैं, लोकपाल एंड लोकायुक्त। लोकपाल मीन्स सेंट्रल लेवल पे, लोकायुक्त मीन्स स्टेट लेवल पे। तो लोकपाल एक ही होगा बट लोकायुक्त स्टेट लेवल्स पे होंगे। तो ये एक फ्रेमवर्क रेडी हुआ, एंटी करप्शन का फ्रेमवर्क, टू फाइट विद द करप्शन और अदर थिंग्स विच आर हैपनिंग रिगार्डिंग द मिसयूज ऑफ द पावर्स। और ये इंडिया के ऐसे इंस्टीट्यूशन रेडी हुए जो कि बिल्कुल इंडिपेंडेंटली काम करेंगे। तो आई होप यहाँ तक इतना समझ आया है कि इसका रीज़न क्या था, नीड क्या थी। मूविंग अहेड विद लोकपाल। व्हाट इज लोकपाल? लोकपाल में लोका मीन्स पीपल एंड पाला मीन्स प्रोटेक्टर। तो लोका और पाला दो वर्ड्स को, दीज आर संस्कृत वर्ड्स, इनको डेराइव किया गया है। लोकपाल मीन्स प्रोटेक्टर ऑफ द पीपल। लोग, प्रोटेक्टर, प्रोटेक्टर ऑफ द पीपल। एंड दिस इज संस्कृत डेराइव्ड वर्ड जिसका प्योरली मीनिंग ऐसा है कि सिटीजन्स और जो करप्शन हो रहा है पब्लिक पावर में उसके बीच में एक इंस्टीट्यूशन है जो ऐसा इन्वेस्टिगेट करेगा, जो भी एलिगेशंस लगे हैं करप्शन के उस चीज़ को इन्वेस्टिगेट करेगा अगेंस्ट मिनिस्टर्स, अगेंस्ट पब्लिक सर्वेंट्स, अगेंस्ट सीनियर ब्यूरोक्रेट्स और इवन प्राइम मिनिस्टर। Of course, Prime Minister के पास it is subject to certain safeguards, but he is also under the ambit of lokpals. Now important क्यों है? क्योंकि कई बार क्या है, जो डिपार्टमेंटल इंक्वायरीज होती हैं वहाँ पे बाइसनेस के चांसेस ज़्यादा होते हैं, राइट? बाइसनेस इंटरनल डिपार्टमेंट है, अगर मैं उसी डिपार्टमेंट में हूँ तो बाकी लोग जो मेरे डिपार्टमेंट के हैं दे आर अ काइंड ऑफ मेरे फ्रेंड्स भी हैं उसमें। तो कहीं ना कहीं इंक्लिनेशन हो जाता है, इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर नहीं होती। और अगर फ्रेंड्स भी नहीं है तो भी अगर जिनको इन्वेस्टिगेशन का काम मिला है तो दे नो कि मुझे भी यही रहना है, उन्हें भी यही रहना है। तो समटाइम्स इन जो डिसीजन है या जो कह लो उस कंप्लेंट का जो रेजोल्यूशन है जैसा होना चाहिए वो होता नहीं है। तो अल्टीमेटली लॉस किसका है? सिटीजन्स का। तो ये सारी चीज़ें ना हो इसी वजह से एक ऐसी बॉडी बना दी गई जो इंटरनल इंक्वायरीज से उसको मतलब नहीं है। इट इज़ ऑपरेटिंग इंडिपेंडेंटली ऑफ द एग्जीक्यूटिव ब्रांच। सो इसीलिए ज़रूरी था कि हम अनलाइक इंटरनल डिपार्टमेंट इंक्वायरीज कुछ ऐसा
आउटसाइड द एग्जीक्यूटिव चेन ऑफ कमांड कुछ ऐसा हम लेकर आए विच इज लोकपाल, जो करेगा क्या, इन्वेस्टिगेशंस करेगा, एंड दैट इन्वेस्टिगेशंस विल बी फ्री फ्रॉम एनी काइंड ऑफ इन्फ्लुएंसेस इंक्लूडिंग पॉलिटिकल इन्फ्लुएंसेस। इससे ओवरऑल जो एक हमसे प्रॉमिस किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में कि ये जो पावर है ये लोगों से डिराइव्ड है, वी आर द सोर्स ऑफ अथॉरिटी, वी आर द वंस हु आर डिसाइडिंग कि गवर्नमेंट क्या होगी, तो ये जितने भी बहुत अच्छे अच्छे प्रोमिस किए गए हैं ये एक्चुअल में अप्लाई हो, एंड दैट अथॉरिटीज जो भी एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज हैं दोज अथॉरिटीज शुड बी आंसरेबल टू द पीपल जिन्होंने उन्हें वहां तक भेजा है। नाउ सी कि ये जो लोकपाल है ये करता क्या है, बाय एग्जाम्पल आई एम टेलिंग यू, जैसे अगर मान लो कुछ एलिगेशंस बने अगेंस्ट द यूनियन मिनिस्टर, यूनियन का कोई मिनिस्टर है, उसके अगेंस्ट कुछ कंप्लेन हुई, एलिगेशंस आए, तो ये जो इन्वेस्टिगेशन होगी दिस विल बी कंडक्टेड बाय लोकपाल रैदर देन कि हम उसी डिपार्टमेंट के किसी दूसरे मिनिस्टर से उसकी इन्वेस्टिगेशन करवाएं। अगर ऐसा होगा तो आपको भी पता चल रहा है कि बायसनेस होगी, इम्पार्शियलिटी, सॉरी पार्शियलिटी होगी, इम्पार्शियलिटी के चांसेस या फिर बायसनेस अनबायसनेस के चांसेस बहुत कम हैं। तो जो भी मिनिस्टर है अगर उसके ऊपर कंप्लेंट है, उसी डिपार्टमेंट के अगले मिनिस्टर को आपने कह दिया इन्वेस्टिगेट करो, तो या तो वो फ्रेंड होगा या तो नॉर्मल रिलेशंस होंगे, वो क्यों करेगा? ऐसा नहीं है कि हर केस में एनिमी ही होते हैं, तो हम हर चीज़ में इतना पॉजिटिव नहीं हो सकते कि नहीं नहीं वो बिल्कुल सच को देखने वाला होगा, इन्वेस्टिगेशन करेगा, सच बताएगा, नहीं। देयर आर चांसेस जहाँ लोग उसी सेम डिपार्टमेंट में किसी भी दूसरे पर्सन से दे डोंट वांट टू गेट इन द राइवलरी कि आपने मुझे उस इन्वेस्टिगेशन में फंसाया, अब तो एक ही डिपार्टमेंट में चलो बताते हैं, तो ये प्रैक्टिकल चीज़ें हैं, ये चीज़ें होती थी कि डिपार्टमेंट में अगर इन्वेस्टिगेशन चल रहा है तो वहाँ पे बायसनेस हो जाती थी, लोग नहीं सही से इन्वेस्टिगेशन करते थे, अपने लोगों को बचा लेते थे, और जो कंप्लेनेंट है वो हमेशा उसका जो प्रॉब्लम है, उसका जो ग्रीवेंस है वो अनरिजॉल्व रह जाता था। नाउ सी लोकपाल को इतना ज़्यादा चीज़ें क्यों, उसको उसका सिग्निफिकेंस क्या था? सिग्निफिकेंस ये था एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में दैट इट इज़ स्ट्रेंथनिंग द अकाउंटेबिलिटी, द ट्रांसपेरेंसी, द गुड गवर्नेंस एंड बिफोर एवरीथिंग रूल ऑफ लॉ। क्योंकि रूल ऑफ लॉ क्या कहता है? सुप्रीमेसी ऑफ द लॉ, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड प्रीडोमिनेंस ऑफ लीगल स्पिरिट। तो इन्हीं प्रिंसिपल्स को अपहोल्ड करते हुए जो लोकपाल है अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी को इंश्योर करता है। आगे बढ़ते हैं टू अंडरस्टैंड द लॉन्ग रोड टू लेजिस्लेशन। ऐसी कौन से स्ट्रगल्स हुए हैं जिससे हम स्टैब्लिश कर पाए अपने लोकपाल इंस्टीट्यूशंस को, एंड इफ़ यू सी दिस टाइमलाइन इट टुक अराउंड 50 years फ्रॉम द कॉन्सेप्शन टू द इनैक्टमेंट, कि जब हमने सोचा कि हाँ ऐसा होना चाहिए और जब एक्चुअल में ये चीज़ हुई तो अराउंड 50 years लग गए, अराउंड 4.5 decades का टाइम लगा टू स्टैब्लिश दिस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन। सबसे पहले बिकॉज ये जो टर्म है 1963 में ही आया, डॉक्टर एल एम सिंघवी ने टर्म बताया लोकपाल एंड लोकायुक्त एट लॉ कॉन्फ्रेंस, तो ही प्रपोज्ड कि ऐसा कुछ होना चाहिए जो लोकपाल यूनियन में हो, लोकायुक्त स्टेट में हो, जिससे कि हम ये इंश्योर करें कि जो इन्वेस्टिगेशंस हो रही हैं अगेंस्ट द एडमिनिस्ट्रेटिव और एग्जीक्यूटिव ब्रांच उसके लिए एक अलग से इंस्टीट्यूशन हो। 1968 में पहला लोकपाल बिल इंट्रोड्यूस हुआ इन द लोकसभा, बट ये एक मतलब ऑफ कोर्स लैंडमार्क मोमेंट था, बट तुरंत इसका हमें कोई सच असर नहीं दिखा। तो 1968 में पहला लोकसभा में बिल पास हुआ विच वाज रिगार्डिंग लोकपाल। 1971 से 2011 1971 से 2011 में सेवरल बिल्स वर इंट्रोड्यूस्ड बट दे लैप्स्ड ड्यू टू द पॉलिटिकल डिसएग्रीमेंट्स। बहुत सारे बिल इंट्रोड्यूस किए गए, लैप्स हो गए, बट कई बार क्या है जो डेडलॉक है वो आ गया, कई बार राज्यसभा में स्टॉल्ड हो गए, तो इंस्टीट्यूशनल रेजिस्टेंस था हर बार, और बिल्स जो है वो पास नहीं हो पाए ड्यू टू द पीपल हु आर इन द पार्लियामेंट, जो लोकसभा राज्यसभा में दे वर हैविंग डिसएग्रीमेंट, जो एक एक चीज़ पे जाके सेट नहीं हो पाई। यू सी दिस लॉन्ग डिबेट गोइंग ऑन, सेवरल बिल्स
इंट्रोड्यूस होके लैप्स हो गए, गवर्नमेंट हट गई, तो वो लैप्स बिल जो प्रपोज्ड बिल था वो भी चला गया, फिर नए बिल्स आए। तो सी द स्ट्रगल, ये मतलब लिखने में इट्स वेरी शॉर्ट 1971 टू 2011, बट यू कैन अंडरस्टैंड कि कितना टाइम लगा होगा। देन इन 2011, you must have heard about in the news of Anna Hazare. अन्ना हजारे का जो करप्शन मूवमेंट था, इट रिवाइव द पब्लिक डिमांड फॉर लोकपाल। उनके इस मूवमेंट में, विच वाज इंडिया अगेंस्ट करप्शन मूवमेंट, इस चीज़ को फिर से हवा दी। एक नेशनल एजेंडा तैयार हुआ। नेशनल एजेंडा किस चीज़ का? फॉर अनप्रेसिडेंटेड अर्जेंसी, कि हमें तुरंत एक ऐसी इंस्टीट्यूशन चाहिए जो इस चीज़ को, इस एडमिनिस्ट्रेशन को चेक करे और इनकी पावर का मिसयूज जो हो रहा है उसको रोके, उसको इन्वेस्टिगेट करे। इनके जो मूवमेंट था, इसके बाद 2013 में लोकपाल एंड लोकायुक्त बिल was converted into Lokpal and Lokayukt Act, which received presidential assent, and formally this particular body or institution was established। तो लोकपाल established हुआ आपके यूनियन में, और लोकायुक्त इन योर स्टेट्स। नाउ टेक एन एग्जाम्पल ऑफ कि इतना डिले क्यों लगा, वाई वॉज सो मच डिले इन पासिंग लोकपाल बिल। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है पॉलिटिकल रेजिस्टेंस, क्योंकि जो मिनिस्टर्स हैं या जो आपके मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हैं, जिसको हम कहते हैं लेजिस्लेटिव डेडलॉक हो गया। तो डेडलॉक क्या है? एक एक हाउस से पास है, दूसरा हाउस पास ही नहीं कर रहा। डेडलॉक, कंसेंसस नहीं बैठ पा रहे थे। कुछ लोगों को लग रहा था होना चाहिए, कुछ लोगों को लग रहा था नहीं होना चाहिए। बट किसी भी बिल को अगर एक्ट पे कन्वर्ट करना है, यू नो द प्रोसेस, तो किसी ना किसी वन और द अदर रीजंस की वजह से ये चीज़ें नहीं हो पा रही थी। नाउ टेक एन एग्जाम्पल ऑफ कि अगर कोई लोकपाल है और एज अ प्रोजेक्ट डिलेड रेपिटेडली, बार बार कोई प्रोजेक्ट है जो बार बार डिले हो रहा है, तो यहाँ पे जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, कई बार इनकी वजह से चीज़ें बार बार डिले होती हैं, रिलेक्टेंट हो जाते हैं टू क्रिएट एन इंस्टीट्यूशन। कि अगर अगर मान लो उनका जो भी काम है उस पे अगर कोई चेक लगाने आ जाएगा, तो किसी को अच्छा नहीं लगेगा ना कि मेरी पावर्स को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, मेरे जितने भी, मतलब मेरे पास जो फंक्शंस हैं, जो मुझे प्रिविलेज मिली है, जो पावर मिली है, उस पर हमेशा चेक लगा रहेगा। तो नोबडी वांट्स कि मेरे ऊपर चेक हो, खुद से तो दे नेवर वांट, राइट। तो पॉलिटिकल लीडर्स भी क्यों चाहेंगे कि मेरे ऊपर कोई ऐसा बॉडी आ जाए जो मुझे इन्वेस्टिगेट करने लगे। तो इसी वजह से कहीं ना कहीं ये बिल पास करने में बहुत टाइम लगा। तो अगर मान लो कि हम लोकपाल को एक एग्जांपल ले लें कि ये ऐसा प्रोजेक्ट है जो हमेशा चेक करता रहेगा कि पॉलिटिकल लीडर्स कर क्या रहे हैं, तो वाई वुड दे वांट कि ऐसा कोई जो प्रोजेक्ट है वो सक्सेस हो। इसीलिए देयर वाज अ बिट लॉन्ग रोड टू दिस लेजिस्लेशन इन पासिंग ऑफ दिस बिल टू कन्वर्ट इट इनटू एन फुल फ्लेज्ड एक्ट। मूविंग अहेड विद कि 2013 में ऐसा क्या हुआ जो गेम पूरा चेंज हो गया। लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट 2013 ने ट्रांसफॉर्म किया दिस आइडिया ऑफ लोकपाल इनटू अ लीगली एनफोर्सेबल इंस्टीट्यूशन। और ये कैसे हुआ? बिकॉज इट वाज द एक्ट विच was passed by parliament, और इसी के पास होने से it established both of these institutions। स्टैट्यूटरी जुरिस्डिक्शन क्या था? कि लोकपाल इन्वेस्टिगेट करेगा टू द मिनिस्टर्स, सेक्रेटरीज, सीनियर सिविल सर्वेंट्स एंड इवन द प्राइम मिनिस्टर ऑल्सो। बट प्राइम मिनिस्टर को कुछ स्पेसिफिक सेफगार्ड्स दिए हुए थे फॉर द मैटर्स ऑफ नेशनल सिक्योरिटी एंड फॉरेन अफेयर्स। तो इन सब पे स्टैट्यूटरी जुरिस्डिक्शन मतलब लॉ से जो जुरिस्डिक्शन मिला हुआ है, दैट इज कि लोकपाल किन किन को इन्वेस्टिगेट कर सकता है, राइट। और एक्सटर्नल ओवरसाइट भी बताई कि इससे पहले कि लोकपाल इन्वेस्टिगेट करे, डिपार्टमेंट्स खुद पहले इन्वेस्टिगेट करेंगे, राइट। तो 2013 के बाद क्या था? 2013 के पहले क्या था कि जो करप्शन है दैट वाज मोस्टली इंक्वायर्ड बाय इंटरनल अफेयर्स डिपार्टमेंट करते थे, राइट। बट अभी क्या है कि डिपार्टमेंट्स कर रहे हैं, बायसनेस हो रही है, मिसकंडक्ट पे कुछ एक्शन नहीं हो रहा है, इस चीज़ को देखने वाला कोई नहीं था। बट अब जो लोकपाल है, क्योंकि वो एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, तो वहाँ पे जो
डिपार्टमेंट से कई बार डिपार्टमेंट में भी इंटरनल इंक्वायरी हो जाएगी, फिर लोकपाल के पास जाएगा। तो डिपेंड्स ऑन कि केस किस तरह का है, बट पहले प्योरली इंटरनली जो है इन्वेस्टिगेशन होती थी। बट जब लोकपाल आया तो लोकपाल वाज एक्टिंग एज अ एक्सटर्नल ओवरसाइट फॉर द फर्स्ट टाइम, कि हम डिपार्टमेंट के बाहर से किसी एक वॉच डॉग को हमने रख रखा है जो कंटिन्यूसली आपके एक्शंस को चेक करेगा और इन्वेस्टिगेट करेगा। मान लो कुछ करप्शन एलिगेशंस हैं जो एक मिनिस्ट्री के अगेंस्ट आए हैं और मिनिस्ट्री उसको खुद से हैंडल कर रही है, तो दैट मीन्स चांस ऑफ बाइसनेस, चांस ऑफ मिसकंडक्ट, चांस ऑफ अब्यूज ऑफ द पावर। तो यहाँ पे अगर लोकपाल होगा तो लोकपाल इंडिपेंडेंट स्क्रूटनी अप्लाई कर पाएगा, लोकपाल बाहर से देखेगा, डिपार्टमेंट के बाहर है, उसे फर्क नहीं पड़ता कि डिसीजन क्या है, डिपार्टमेंट में उसका कुछ नहीं होना, उसे थोड़ी वहाँ जाके बैठना है। तो उसका जो डिसीजन है या उसकी जो इन्वेस्टिगेशन है दैट इज प्योरली कि वो ऐसा इस तरह से देख रहा है कि क्या एक्चुअल में गलती की थी या फिर वो चीज़ हो, मतलब दैट वाज नेसेसरी टू डू। तो ये चीज़ चेक करता है कि कहीं अब्यूज़ तो नहीं है, कहीं मिसयूज़ तो नहीं हुआ, आर्बिट्ररी पावर तो नहीं यूज़ करी है, तो इस चीज़ पे चेक लगाता है। नाउ सी सिविल सोसाइटी कैटलिस्ट। सिविल सोसाइटी कैटलिस्ट मीन्स कि देखो ये जो अन्ना हजारे का मूवमेंट था, जो ये हंगर स्ट्राइक चली थी, इंडिया अगेंस्ट करप्शन मूवमेंट चला था, इसके होने की वजह से सिटीजन्स के पास कितनी पावर है, कितना उनका पार्टिसिपेशन इन लॉ मेकिंग, इस चीज़ को भी देखा गया था। क्योंकि कई बार क्या है, सिविक प्रेशर मतलब कि जब पब्लिक प्रेशर पड़ता है तो दिस मीन्स कि यू कैन इवन फोर्स योर लेजिस्लेटिव बॉडीज टू फ्रेम अ सर्टन लॉ जो सिटीजन्स आपसे डिमांड कर रहे हैं। एंड एक्चुअली में यही एक एग्जाम्पल है कि वी आर अ डेमोक्रेटिक नेशन। यही चीज़ प्रूव करती है कि किसी कंट्री में सिटीजन्स के प्रेशर की वजह से जो लॉ इतने साल 50 ईयर्स से पास नहीं हो पाया, वो तब जाके पास हुआ। सो इट इज डेमोन्स्ट्रेटिंग द पावर ऑफ सिटीजन्स in the participation in law making which we hold in the country, because we are the part of this country. So millions of citizens supported anti-corruption movement and they compelled parliament to pass the law. यही शो करता है कि कितना पब्लिक प्रेशर कैन इन्फ्लुएंस द एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स। तो जितनी हम टेक्स्ट में बात कर रहे हैं ना, वो टेक्स्ट में बात प्रैक्टिकल कब होती है, दिस इज द बिगेस्ट एग्जाम्पल ऑफ कि जहाँ जहाँ मतलब देयर इज अ पावर यूज्ड बाय सिटीजन्स। ऐसा नहीं है कि कॉमन मैन है, कुछ है ही नहीं उसके पास। अगर दे आर यूनाइटिंग फॉर अ सर्टेन कॉज तो वो पार्लियामेंट को भी कंपेल कर सकते हैं टू डू द थिंग्स which is the demand of the time and demand of the people, so they had to do. So this was the catalyst, it worked as a catalyst, but pressure बहुत क्रिएट किया गया तो पार्लियामेंट को ये पास करना ही पड़ा। Now coming on to लोकपाल वर्सेस लोकायुक्त। लोकपाल वर्सेस लोकायुक्त में आई टोल्ड यू, इसको ऐसे समझो लाइक द चार्ट जो डिफरेंशिएट करता है लोकपाल एट द नेशनल लेवल, उसका नेशनल जुरिस्डिक्शन है। दिस मीन्स नेशनल जुरिस्डिक्शन का मतलब सेंट्रल लेवल पे है, राइट। लोकपाल और लोकायुक्त एक्ट 2013 ने इसको स्टैब्लिश किया है। सिंगल बॉडी है क्योंकि यूनियन की है, तो इट विल बी अ सिंगल बॉडी फॉर होल कंट्री। इट विल कवर प्राइम मिनिस्टर, यूनियन मिनिस्टर्स एंड ग्रुप ए एंड बी ऑफिसर्स, यानी जितने भी यूनियन ऑफिसर्स हैं उनको कवर करेगा। लोकायुक्त क्या है, 28 प्लस इंडिपेंडेंट बॉडीज हैं जो अपने अपने स्टेट में हैं। स्टेट लेवल पे मल्टीपल बॉडीज हैं, जैसे हर स्टेट का एक तो है ही, राइट। दीज आर क्रिएटेड अंडर स्टेट लॉज, तो हर स्टेट का इंडिविजुअल स्टेट लेजिस्लेशन, जैसे यूपी का है तो यूपी का लोकायुक्त एक्ट है, बिहार का है तो बिहार का अपना है। दिस मीन्स कि डिफरेंट डिफरेंट आपके जो स्टेट्स हैं उनके अपने अपने लॉज हैं रिगार्डिंग स्टेट लेजिस्लेशन रिगार्डिंग योर लोकायुक्त, और दीज विल कवर स्टेट मिनिस्टर्स एंड स्टेट ब्यूरोक्रेट्स। तो आपके जो स्टेट ऑफिशियल्स हैं वो लोकायुक्त के अंडर में आएंगे, वो उसे इन्वेस्टिगेट कर सकता है। सो फॉर द फर्स्ट टाइम महाराष्ट्र वॉज द फर्स्ट स्टेट टू स्टैब्लिश लोकायुक्त। 1972 में पहली बार महाराष्ट्र ने पास किया। बिहार वॉज द सेकेंड वन जिसने 1974 में पास किया, इट वॉज ऑल्सो अ अर्ली अडॉप्टर। एंड देन उत्तर प्रदेश 1977 जिन्होंने स्टेट लेवल अकाउंटेबिलिटी को या स्टेट लेवल अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म को
स्टेट में स्टैब्लिश किया गया। मान लो इस चीज़ का ओवरऑल मतलब क्या है, जैसे एक कंप्लेंट फाइल हुई अगेंस्ट यूनियन मिनिस्टर, किसी सिटीजन ने यूनियन मिनिस्टर के अगेंस्ट कंप्लेंट फाइल की है, तो वहाँ पे लोकायुक्त चेक लगाएगा, सॉरी लोकपाल चेक लगाएगा। बट अगर स्टेट मिनिस्टर की अगेंस्ट कोई कंप्लेंट फाइल की गई है, किसी भी स्टेट पे हो, तो उसी स्टेट का लोकायुक्त उस पर चेक लगाएगा। तो लोकपाल इज यूनिफॉर्म नेशनली, वेयर एज लोकायुक्त डिफर फ्रॉम स्टेट टू स्टेट, स्टेट के अपने अपने हैं तो डिफर करेंगे। लोकपाल क्योंकि अपने स्टेट के होते हैं, तो उसी स्टेट के लॉ, जो लॉ पास होगा उसके स्टेट लेजिस्लेचर के थ्रू, वही उसको कह लो कि स्टैब्लिश करेंगे। वही उसी एक्ट से पता चलेगा कि इनके पास कितनी पावर्स है, इनका कॉम्पोजिशन क्या है और इनका जुरिस्डिक्शन क्या होगा। तो दैट एक्ट विल ओनली टेल। मूविंग अहेड विद एनाटमी ऑफ द लोकपाल। एनाटमी मतलब कॉम्पोजिशन क्या है, अपॉइंटमेंट प्रोसेस क्या है, कैसे इस बॉडी को हम स्टैब्लिश करेंगे। सो सी देयर आर टोटल 9 मेंबर्स, 9 में 1+8 कर दो, 1 इज द चेयरपर्सन एंड 8 आर द अदर मेंबर्स, तो टोटल मैक्सिमम स्ट्रेंथ हो गई 9। ये हम लोकपाल की बात कर रहे हैं, राइट। डाइवर्सिटी मैंडेट क्या होगा, 50%, 50% मेंबर्स मस्ट बिलोंग टू SC ST OBCs, माइनॉरिटीज एंड विमेन। और ऐसा क्यों है, बिकॉज हम उस बॉडी में चाहते हैं कि हर एक पर्सन, हर एक जो हमारे पास इतनी डाइवर्सिटी है कंट्री में, वो जो लोग हैं, हर एक तरह के लोगों को हम अपनी इस इंस्टीट्यूशन में रिप्रेजेंट कर पाए। इसीलिए हम एटलीस्ट 50% मेंबर्स को देखते हैं कि वो SC ST OBC माइनॉरिटी और वुमेन हो। एटलीस्ट 50% क्यों है, क्योंकि 9 में से अगर 5 ये लोग हो गए तो दैट मीन्स अब 50% तो हो ही गया, तो एटलीस्ट 50 तो होने ही चाहिए, राइट। तो एटलीस्ट 50 मेंबर्स जो जो मेंबर्स हैं दे शुड बी फ्रॉम दिस बैकग्राउंड, प्लस 50% जुडिशियल रिक्वायरमेंट। यानी अब जो ये तो हो गया अलग 50%, इनमें से इनको भी ऐड कर सकते हो, और जो बचे हुए जो सीट्स हैं उन पे ओवरऑल 50% आपके ऐसे लोग होने चाहिए विच आर हैविंग द जुडिशियल बैकग्राउंड्स। अब ये जुडिशियल बैकग्राउंड क्यों ज़रूरी है, बिकॉज इन्वेस्टिगेशंस जो हो रही हैं दोज शुड मीट रिगरस लीगल स्टैंडर्ड्स एंड ड्यू प्रोसेस। यही इंश्योर करेंगी कि क्या ड्यू प्रोसेस फॉलो किया गया है, क्या लीगल एक्सपर्टीज के अकॉर्डिंग चला गया है, फेयर इन्वेस्टिगेशन हो रही है या फिर नहीं हो रही। तो इस चीज़ को चेक करने के लिए हमें जुडिशियल रिक्वायरमेंट चाहिए, जुडिशियल बैकग्राउंड चाहिए। अब ये जो लोकपाल के मेंबर्स हैं, इनको कहाँ से दे, लाइक इनका जो सिलेक्शन है या इनको कैसे अपॉइंट किया जाता है, एक कमिटी होती है विच इज़ कॉल्ड एज सिलेक्शन कमिटी, विच इंक्लूड्स प्राइम मिनिस्टर, स्पीकर ऑफ द लोकसभा, लीडर ऑफ ऑपोजिशन एंड CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे दीज पीपल आर इन द सिलेक्शन कमिटी, और ये डिसाइड करते हैं कि ये 9 लोग कौन होंगे, राइट। सो दीज डिज़ाइन और दीज अपॉइंट द मेंबर्स। और ऐसा नहीं है हमने इस तरह का कॉम्पोजिशन दिया है कि ऐसा नहीं है कि अगर जो गवर्नमेंट चल रही है उसी के अकॉर्डिंग लोकपाल्स होंगे, नो, देर आर पीपल फ्रॉम डिफरेंट पार्टीज ऑल्सो, सिंगल पार्टी इन्फ्लुएंस बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं होगा। डिफरेंट अथॉरिटीज़ हैं तो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस की बात ही नहीं होगी, रिडक्शन हो जाएगा, राइट। तो ऐसे अपॉइंटमेंट्स हैं जहाँ पे देर इज अ प्रेजेंस ऑफ मल्टीपल कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी विच इज रिड्यूसिंग पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस इन अपॉइंटमेंट्स, and this definitely reflects the principle of institutional independence। क्योंकि देखो PM है तो अभी जो गवर्नमेंट चल रही है उसका है, बट लीडर ऑफ ऑपोजिशन क्या है, जो नेक्स्ट सबसे बड़ी पार्टी है। स्पीकर हो गया लोकसभा का, CJI है, जुडिशरी आ गई। तो डिफरेंट डिफरेंट अथॉरिटीज़ हैं जो ये इंश्योर करती हैं कि यहाँ जो लोग जा रहे हैं उसमें से 50% और 50% जो डाइवर्सिटी मैंडेट है और 50% जो जुडिशियल रिक्वायरमेंट है वो तो करना ही है। पर अपार्ट फ्रॉम दैट ये जो 9 लोग गए हुए हैं, ये ऐसे लोग हैं विच आर एक्चुअली, मतलब दे आर लाइक डिजर्विंग फॉर द पोस्ट, राइट। Moving ahead with the power of the pen. The power of the pen means the power of लोकपाल। लोकपाल के पास क्या क्या अथॉरिटीज़ हैं, एंड उन अथॉरिटीज़ मतलब बियॉन्ड द इन्वेस्टिगेशन वो क्या क्या काम है, वो क्या क्या पावर्स हैं जो लोकपाल कर सकता है। मतलब
अराउंड इन्वेस्टिगेशन ओनली कि वो क्या क्या करेगा। तो पहला हो गया इंक्वेस्ट अथॉरिटी, मतलब इन्वेस्टिगेशन पावर। इन्वेस्टिगेशन पावर मतलब लोकपाल किन किन चीज़ों पे इन्वेस्टिगेट करेगा। इट कैन इन्वेस्टिगेट इनटू द एलिगेशंस ऑफ ब्राइबरी, अब्यूज ऑफ पावर, एडमिनिस्ट्रेटिव माल प्रैक्टिस अगेंस्ट पब्लिक फंक्शनरीज, या जो सिटीजन्स हैं उन्होंने कंप्लेंट फाइल की है अगेंस्ट दीज पब्लिक फंक्शनरीज, उनके ऊपर चेक लगाएगा कि कहीं ब्राइबरी तो नहीं करी, कहीं अब्यूज ऑफ पावर तो नहीं किया, कहीं करप्शन तो नहीं किया, कहीं एडमिनिस्ट्रेटिव माल प्रैक्टिस तो नहीं है। तो इन चीज़ों को चेक करेगा ऑन इट्स ओन मोशन और बेस्ड ऑन सिटीजन्स कंप्लेंट। कंप्लेंट पे भी कर सकता है, और अपने अगर उसको लग रहा है कि हाँ इधर कुछ गड़बड़ चल रहा है तो वहाँ पे भी इंटरवीन करके इन्वेस्टिगेशन कर सकता है। जैसे अगर मान लो कोई पब्लिक सर्वेंट है, राइट, उसने अवॉर्ड कर दिए कॉन्ट्रैक्ट्स टू रिलेटिव्स, और उस कॉन्ट्रैक्ट को अवॉर्ड करने में उसने पैसे लिए, इन एक्सचेंज ऑफ मनी उसने ये काम किया, तो वहाँ पे जो लोकपाल है वो इन्वेस्टिगेट कर सकता है, या तो उसको खुद से कहीं से मैटर पता चला हो या फिर किसी सिटीजन ने कंप्लेन की हो। इन बोथ द केसेस इट कैन डू द सेम। सेकेंड आता है एसेट रिकवरी। एसेट रिकवरी मतलब प्रॉपर्टी एक्वायर्ड थ्रू करप्शन में बी ईदर अटैच्ड और ईदर कॉन्फिस्केटेड। दोनों अटैचमेंट भी हो सकता है और कॉन्फिस्केशन भी हो सकता है। और ये कब होगा, जब वो प्रॉपर्टी जो है वो एक्वायर करी गई है थ्रू करप्शन। जैसे एक ऑफिसर है, उसने अगर लग्जरी प्रॉपर्टी को खरीदा है यूजिंग द इलीगल फंड्स, तो लोकपाल पहले तो इन्वेस्टिगेट करेगा। अगर उसे पता चलता है कि हाँ इसने ऐसे ही किया है, तो लोकपाल रिकमेंड कर सकता है एक्शन टू रिकवर सच एसेट्स। तो वहाँ से वो एसेट्स रिकवर कर लिए जाएंगे, उस प्रॉपर्टी को सीज कर दिया जाएगा, सीज करके अटैच और कॉन्फिस्केट कर दिया जाएगा। थर्ड आता है सिस्टम करेक्शन। सिस्टम करेक्शन मीन्स लोकपाल not only punishes the individuals but also identifies the administrative weaknesses। तो इनका काम सिर्फ करेक्शन का नहीं है, इनका काम रिफॉर्म लाने का भी है, करेक्शन करने का भी है, सिर्फ इन्वेस्टिगेशन तक सीमित नहीं है, राइट। तो सिर्फ ये पनिश नहीं करेंगे कि ये भी देखेंगे कि एडमिनिस्ट्रेटिव लूप होल्स कहाँ पे हैं। जैसे मान लो अगर रिपीटेड करप्शन चल रहा है किसी लाइसेंसिंग डिपार्टमेंट में, तो रिपीटेड करप्शन है तो चलो इन्वेस्टिगेट करके आप पनिश तो कर दोगे, उस ऑफिसर को पनिश कर दोगे। मगर अगर डिपार्टमेंट में ही यही चीज़ें सेम हो रही हैं, तो आप बार बार समझ आएगा ना कि व्हाट इज़ द एडमिनिस्ट्रेटिव फेलर जिसकी वजह से ये चीज़ें हो रही हैं, सिस्टम वीक कहाँ है। उस चीज़ के लिए इट विल रिकमेंड, आइडेंटिफाई एंड रिकमेंड द करेक्शंस। और कैसे करेगा कि लोकपाल में रिकमेंड द प्रोसीजरल रिफॉर्म्स। प्रोसीजरल रिफॉर्म्स मतलब आपको प्रोसीजर बता देगा, स्टेप्स बता देगा, रेकमेंड कर देगा कि ये चीज़ें फॉलो करो। एंड द फोकस विल बी बोथ ऑन अकाउंटेबिलिटी एंड प्रिवेंशन। एक तो अकाउंटेबल कर देगा अगेंस्ट मतलब अगेंस्ट योर सिटीजन्स, यू आर आंसरेबल, और प्रिवेंशन मतलब कि जो रिपीटेड करप्शन हो रहा है इस चीज़ पे रोक लगाएगा। तो इसी वजह से इनका तीसरा काम ये है कि सिस्टम को करेक्ट भी करते हैं रैदर देन ओनली पनिशिंग द पर्सन हु इज इन द कॉज। मूविंग अहेड विद, इसमें चैलेंज क्या आता है। लीगल रिकॉग्निशन तो हमने दे दिया, बाय लॉ हमने इस चीज़ को स्टैब्लिश भी कर दिया, बट प्रॉब्लम कहाँ है। ट्रू टेस्ट किस चीज़ में है। ट्रू टेस्ट ऑफ लोकपाल एंड लोकायुक्त लाइज इन देयर ऑपरेशनल इंडिपेंडेंस, इफेक्टिवनेस एंड पब्लिक ट्रस्ट। अब ये हो कैसे रहा है, देखो सबसे पहले तो एग्जीक्यूटिव ऑटोनॉमी है। एग्जीक्यूटिव ऑटोनॉमी मतलब ये इंस्टीट्यूशन हमेशा इंडिपेंडेंट ही होना चाहिए एंड फ्री फ्रॉम एनी काइंड ऑफ गवर्नमेंट और पॉलिटिकल जो प्रेशर है उससे दूर दूर होना चाहिए। तो गवर्नमेंट जो मान लो इन्वेस्टिगेशन चल रही है उससे गवर्नमेंट का कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए, और पॉलिटिकल प्रेशर शुड नॉट इन्फ्लुएंस द इन्वेस्टिगेशन। अब पॉलिटिकल प्रेशर कैसे होगा, जब आप गवर्नमेंट को थोड़ा सा डिस्टेंस में रखोगे, राइट, गवर्नमेंट को थोड़ा दूर रखोगे तो इंडिपेंडेंट बॉडी क्रिएट होगी। एनफोर्समेंट गैप क्या कहता है। इन्फोर्समेंट गैप मतलब कि कई बार डिलेड अपॉइंटमेंट्स हो जाते हैं, स्टाफ नहीं होता, रिसोर्सेज के कंस्ट्रेंट्स होते हैं, तो इन चीज़ों को, ये जो गैप्स बीच में आ रहे हैं ना कि लोकपाल या लोकायुक्त को स्टैब्लिश करना है प्लस उसके फंक्शंस की परफॉर्मेंस में, तो इन चीज़ों को
थोड़ा सा और कम करो, जिससे कि जो एक्चुअल काम है लोकपाल का या लोकायुक्त का वो उस चीज़ को कर पाएँ। तो एनफोर्समेंट गैप मतलब आपने लॉ में तो बता दिया, पर इसको इन प्रैक्टिस इम्प्लीमेंट करके, जो अपॉइंटमेंट करके उन लोगों का जो हम उन्हें पावर्स देते हैं, ये एक्चुअल में इन रियलिटी ऑन ग्राउंड हम कितना कर पा रहे हैं, इस चीज़ को भी हम चेक करें। Third is political will. Political will means success depends on continued commitment from the government. तो अगर हमें एक तरह से सस्टेन कराना है इस कमिटमेंट को, तो वी हैव, चाहे जितनी भी गवर्नमेंट चेंज होती जाए, बट वी हैव टू लाइक स्टिक टू दिस कमिटमेंट कि हम कंटिन्यूसली अपने जो लोकपाल और लोकायुक्त को जो हमने बनाने के लिए जो रीज़न था वो कंटिन्यू रहे, और ये चीज़ें हमेशा चलती रहें टू इंश्योर ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी। तो देखो फ्यूचर रिफॉर्म्स क्या हो सकते हैं, पॉसिबल इम्प्रूवमेंट्स क्या हो सकते हैं, इन पे बात हो। पॉसिबल इम्प्रूवमेंट्स हैं जैसे वाइडर उन्हें जुरिस्डिक्शन मिले, फास्टर कंप्लेंट मैकेनिज्म हो, जिससे जो भी सिटीजन ने अगर अपना ग्रीवेंस डाला है वो जल्दी से जल्दी उसे इस चीज़ का रेजोल्यूशन मिले। डिजिटल कंप्लेंट सिस्टम्स भी होने चाहिए जिससे कि डिजिटल टूल्स का यूज़ हो जाए, प्लस जो पब्लिक के लिए जो ट्रांसपेरेंसी है उसको और इंक्रीज़ किया जाए। जैसे ऑनलाइन कंप्लेंट पोर्टल्स बना दिए जाए, जिससे कि जो सिटीजन्स है दे कैन मेक like complaint there, and anti corruption mechanism should be accessible to even to the citizens who are sitting in rural areas। तो उनके लिए भी accessible हो जाए कि वो online भी complaint file कर सकते हैं, rather than going from office to office of writing the letters and posting it to the lokpals or lokayukt's office। तो ये जो operational independence है, why it is important for lokpal, because it is investigating the powerful public officials, और public officials हैं यानी they hold something, right? कुछ powers हैं, अगर उनको question करना है, कर तो दिया question, complain तो कर दिया, but उनको अगर investigate करना है तो we need a more powerful body, right? और वो body must remain from like free from all kind of influences including the political influence। लास्ट आता है अ कॉल टू विजिलेंस, दैट मीन्स कंक्लूजन, एंड दिस एम्फेसाइजेज दैट डेमोक्रेसी रिक्वायर्स एक्टिव सिटीजन पार्टिसिपेशन। जो हमारे जो लोकपाल और लोकायुक्त हैं, दीज आर द इंस्टीट्यूशनल सेफ गार्ड्स अगेंस्ट द करप्शन, और इनकी इफेक्टिवनेस तभी हो पाएगी, it depends on public awareness, it depends on citizen participation, and it also depends on timely complaints। ऐसा नहीं है आपके साथ आज हुआ है आप एक साल बाद कंप्लेंट फाइल करो, तो ये डिपेंड करेगा ऑन द पीपल ऑल्सो। पब्लिक के पास पता होना चाहिए कि अगर कुछ गलत हुआ है तो दिस इज़ द पोर्टल, दिस इज़ द मेथड, इससे जाके आप कंप्लेंट कर सकते हैं। सिटीजन्स का पार्टिसिपेशन ज़रूरी है। हमने पोर्टल तो बना लिया बट कंप्लेन ही नहीं आ रही है, तो ऐसी अगर हो रही है करप्शन, अगर इतने ज़्यादा मिसयूज़ हो रहा है पावर का, तो वो पता भी चलना चाहिए कि हाँ हो रहा है, राइट? लोग ऐसे डर के नहीं बैठ जाने चाहिए कि नहीं नहीं हमें क्या करना, हम क्यों कंप्लेन करें। नो, अगर गलत हुआ है, यू आर फीलिंग लाइक कि दिस इज द ग्रीवेंस, आई एम लाइक मेरे साथ हुआ, या आई एम द विक्टिम ऑफ दिस, यू शुड गो एंड विदाउट एनी फियर अप्लाई द कंप्लेन अगेंस्ट दैट पब्लिक ऑफिशियल। सो बिफोर कंप्लेनिंग यू शुड बी अवेयर ऑफ द राइट्स कि आपके कौन से राइट्स उसने इन्फ्रिंज किए हैं, राइट? तो इस तरह से जो पब्लिक का जो पार्टिसिपेशन है वो अगर इंक्रीज होगा, तो पहला जो मतलब कह लो फाइनल लाइन ऑफ डिफेंस ही वही क्रिएट करेगा। नाउ नेक्स्ट इज डेमोक्रेसी रिक्वायर्स पार्टिसिपेशन। अभी जो बात करी कि जो अकाउंटेबिलिटी है, दिस इज अ टू वे स्ट्रीट, राइट? सिटीजन्स को पहले तो राइट्स पता होने चाहिए, उन्हें करप्शन का रिपोर्ट करना है ये उन्हें पता होना चाहिए, कैसे करना है ये पता होना चाहिए, और उन्हें पब्लिक इंस्टीट्यूशंस को हमेशा मॉनिटर करते रहना चाहिए। अब ये करेंगे कैसे? उन्हें राइट्स पता होंगे तो ये पता होगा कि इन्होंने वॉयलेट कर दिए मेरे राइट्स, कंप्लेंट्स फाइल करेंगे, क्योंकि अब राइट्स वॉयलेट हुए तो रेमेडीज भी तो चाहिए, कंप्लेंट फाइल करी, एंड दे आर होल्डिंग द वॉच डॉग देमसेल्व्स अकाउंटेबल, यानी यू आर continuously monitoring the public institutions and you are also watching कि whether जो complaint file की है उसका मुझे resolution मिला कि नहीं मिला। So for this every citizen must know their rights। तो every citizen can challenge corruption, they can challenge abuse of powers, they can challenge maladministration through the mechanisms of such as Lokpal and Lokayukt। फर्स्ट स्टेप टूवर्ड्स मीनिंगफुल सिविक पार्टिसिपेशन। तो एक स्ट्रॉन्ग एंटी करप्शन लॉ विदाउट एनी एक्टिव सिटीजन्स इज अ लाइक
इज लाइक अ कोर्ट रूम विदाउट लिटिगेंट्स। तो एग्जिस्ट तो कर रहा है, बट क्या सच में जस्टिस डिलीवर कर पाएगा? द आंसर यू ऑलरेडी नो कि कैसे करेगा। तो इट इज़ नॉट जस्ट द स्टोरी ऑफ लोकपाल एंड लोकायुक्त विच इज़ टीचिंग अस कि अकाउंटेबिलिटी is not merely a legal principle, right? It is the foundation of democratic governance. And when the citizens remain vigilant and institutions remain independent, corruption finds fewer place to hide. वो पता चली जानी है, बट उसको लाइक वेल हटाने के लिए या पनिश करने के लिए या इन्वेस्टिगेट करने के लिए सिटीजन्स को ही खुद पता होना चाहिए दैट उनके हाथ में क्या राइट्स हैं, उनके पास क्या राइट्स हैं। दे शुड बी विजिलेंट। और जो इंस्टीट्यूशंस हैं जिनके पास कंप्लेंट गई है, इंडिपेंडेंट होने चाहिए, बिना किसी इन्फ्लुएंस के होने चाहिए, जिससे कि वो जब इन्वेस्टिगेट करें दैट इन्वेस्टिगेशन शुड बी फ्री फ्रॉम एनी काइंड ऑफ इन्फ्लुएंसेस। सो इन द कंक्लूजन, with this, our discussion of Lokpal and Lokayukt, you know now that these institutions represents the practical application of some of the most important principles of administrative law, which says accountability, transparency, fairness, and rule of law. So I think it's clear now. In our next video, we'll continue exploring another important topic that again shapes the relationship between citizens and the administration. Until then, keep learning and stay curious. If you're having any doubts or if you want to say anything on this video or any suggestions or any recommendations, you can anytime comment. So, if you found this video helpful, do like, share, and subscribe to Kamyabi for more detailed lectures on administrative law, judiciary preparation, and competitive examination. Thank you for watching. Thank you so much.